So I'm going to start with the last topic, which is pending, that is your hydatid cyst and cyst isis causes. And इसको समझने के लिए बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी एंड आफ्टर दैट आई just go with the lab diagnosis only. But before lab diagnosis उसके बारे में उसकी मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल को आपको समझना पड़ेगा. आपको आपने सुना कभी टीनिया सोलियम ये वाले स्पीशीज के बारे में? Yes, ma'am. Okay, so it is basically related to this parasite only. So this is parasite topic 1 and I'm sharing my screen so that you can see this. I've made a Word document by searching from various websites. Is it visible to you? Visible? Yes, ma'am. Okay, so मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगी इसको क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में गए तो इतना तो आपके सिलेबस में है भी नहीं ज्यादा. तो आपका मेन जो पार्ट है वो लैबोरेटरी डायग्नोसिस है इसकी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई मूव फास्टली एंड जो मटेरियल इसके अंदर है वो आप खुद पढ़ सकते हैं. यू कैन read it by yourself. So first is the hydatid cyst. Hydatid cyst basically एक ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट डिजीज है जो कि एक इन्फेक्शन कॉज करता है और उस इन्फेक्शन के बाद वो अलग अलग तरह की इन्फेक्शन हो सकती है. अगर तो वो एल्वियोलर है लाइक इन द लंग्स ओनली, अगर उसके अंदर लार्वा स्टेज ऑफ आइकोनोकोकोसिस इसका ये पैरासाइट का नाम है. अगर इसका जो लार्वा स्टेज है अगर तो एल्वियोलाई को इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन हो जाती है, देन इट इज नेम्ड एज एल्वियोलर आइकोनोकोकोसिस. बट अगर वो बाकी जो और ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स और उनको इन्फेक्ट करती है, देन इट इज नेम्ड एज सिस्टिक आइकोनोकोकोसिस एंड दिस इज व्हाट इट इज नेम्ड एज हाइडेटेड डिजीज. ठीक है, तो इनमें जब बाकी ऑर्गन्स में लंग्स के अलावा जब बाकी ऑर्गन्स में सिस्ट बन जाता है एंड दिस सिस्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड स्लोली, बहुत ही स्लोली बनता रहता है एंड ये हमें पता ही नहीं चलता, ये ग्रो होता रहता है अननोटिस्ड. हमें कुछ दुख दर्द फील ही नहीं होता एंड बहुत सालों तक ये ग्रो करेगा और जब ये बहुत बड़ा बन जाता है एंड इट इज केप्ट निग्लेक्टेड बाय द पेशेंट ओनली, अगर वो उसको ध्यान नहीं देता, देन व्हाट विल अकर कि वो सिस्ट बड़ा बन जाएगा और वो हार्मफुल हो जाएगा फॉर दैट पेशेंट ओनली. ठीक है, तो इसमें जो लार्वा स्टेज है इस पैरासाइट की आइकोनोकोकस ग्रेनुलोसस, ये जो है ये बाकी ऑर्गन्स में इन्फेक्ट करता है और जो आइकोनोकोकस मल्टीकुलरिस है दैट इज इन्फेक्टिंग योर लंग्स ओनली. ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है. वी हैव this only where hydatid cyst is formed and it is formed slowly and for years it keeps on growing and at the last जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब हमें पता लगना लग जाता है कि कुछ हुआ था और कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी हम भूल जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इन दिस ओनली, जैसे मलेरिया में इंटरमीडिएट होस्ट थी ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव अ डेफिनेटिव होस्ट जिसमें सेक्सुअल फ्यूजन होती है गेमीट की, तो उसमें टेपवर्म जो है, ये वाला टेपवर्म की जो लार्वल स्टेज है, अगर वो डॉग्स में होती है तो वो अडल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज देयर डेफिनेटिव होस्ट कि वो होती है. एंड जो उसके बाद शीप, कैटल, गोट एंड पिग्स, these all are the intermediate host एंड जो फाइनल स्टेज है वो होती है ह्यूमंस में होती है इन्फेक्टिव स्टेज के मतलब अब डेथ हो सकती है ह्यूमंस की. So I just move on fastly. Like this is this is the morphology of this tapeworm.
है उसकी ये मैक्सिमम ये बताया हुआ उसके एडल्ट फॉर्म का फिगर है. एंड इफ आई स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल, यू कैन रीड दिस बाय योरसेल्फ. दैट इज द इन्फेक्टेड होस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फीकस अपना जब वो अपने स्टूल पास करते हैं, देन इट इज ओनली ऑन द ग्राउंड ओनली, ठीक है, घास में कहीं भी कर देते हैं. एंड व्हेन इट इज सपोज इट इज इंजेस्टेड, है ना, वो घास है या कुछ भी है, अगर वो शीप कैटल गोट खा लेती है और उसमें टेप वॉर्म की कंटेमिनेशन डॉग्स में हुई है ऑलरेडी, देन दैट दी दिस एग्स, जो उसके एग्स हैं या जो भी टेप वॉर्म ने एग्स ले किए थे उस कंटेमिनेटेड ग्राउंड के अंदर, तो वो शीप कैटल गोट या पिग्स के अंदर चला जाता है. दैट इज दे इंजेस्ट देम एंड देन दीज एग्स हैच, अंदर जाके वो खुल जाते हैं, हैच होते हैं, ब्रेक होते हैं, एंड दे फर्दर डेवलप इनटू सिस्ट्स इन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ दीज, ये जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म मैमल्स हैं. और उसके बाद जब इनका मीट है या कोई इनके साथ कंटेमिनेटेड फूड है, अगर वो ह्यूमंस खा लें एक्सीडेंटली या सॉइल वाटर और कंटेमिनेटेड फूड की कंजम्पशन हो जाए, देन ये जो सिस्टिक आइकोनोकॉकस कॉज करने वाला लार्वा स्टेज है, ये वाला पैरासाइट का ये जो लावा है, ये जब भी ह्यूमंस के अंदर चला जाता है, देन इट विल go into the various organs of human beings और उनमें जाके ये cyst बना लेता है. So this is the figure which is showing. I maximize the size. Okay. तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि ये डेफिनेटिव होस्ट है, इसमें एडल्ट फॉर्म है और कैसे है, इसने कहीं से भी वो इन्फेक्शन ले ली है, चाहे पानी से, चाहे कहीं कहीं और फूड से, तो इसके अंदर जो लार्वा है उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप होती हैं. एंड व्हेन इट बिकम्स मैक्सिमम, तो जब इस स्टूल पास करता है एंड इफ इट इज इंजेस्टेड, इसके जो एग्स हैं, जो एडल्ट फॉर्म है आइकोनोकॉकस ग्रेनुलोसोसिस की, वो इसके अंदर जब एग्स ले कर देती है और वो स्टूल के रास्ते से बाहर आएगी, तब ये इंटरमीडिएट होस्ट जो है, सपोज इट इज शीप और एनी गोट या कुछ भी, तो वो इंजेस्ट कर लेती है और यहाँ पे इसके अंदर जाके लीवर या लंग्स में ये हाइड्रेटेड सिस्ट बनाने लग जाती है. एंड दिस, अगर ये फर्दर वही स्टूल पास करे एंड इट कैन अगेन बी ट्रांसफर्ड, दिस सिस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड अगेन टू दी डॉग्स जब वो कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर ईट करते हैं. तो ये साइकिल तो इनका चलता ही रहता है. बट विद इन दिस टाइम पीरियड, या तो ह्यूमन में ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं, अगर फीकल सैंपल है या गंदा पानी है या कहीं पे कंडीशंस अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट नॉट गुड है, तो ये इंजेस्ट कर लें. तो इसके इंजेस्ट करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो इनके अंदर भी हाइड्रेटेड सिस्ट बनने लग जाता है और वो बहुत सालों के लिए ग्रो करता रहता है. एंड देन वी विल डू सम डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि इसमें ये सिस्ट बन गया था और कैसे बना था, कब बना था, धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाता है. तो इसके बारे में, इस लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े से पॉइंट्स लिखे हुए हैं. यू कैन रीड देम. आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट टू यू पीपल. So after this alveolar iconococcus के बारे में लिखा हुआ है. That is not that much important, but फिर भी एक होता है कि ये यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये वाले कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है और ये अगर लंग्स को इन्फेक्ट करे तो उसको एल्वियोलर आइकोनोकॉकस बोल देते हैं और इसका ऑर्गेनिज्म सिर्फ ये है, दूसरे का ग्रेनुलोसस था. तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि होता कैसा है, दिखता कैसे है. सपोज इट इज इन ह्यूमन बीइंग, सो दीज cysts are formed in this way. ऐसे वो दिखने लग जाते हैं like a bunch of grapes के फॉर्म में. When they keep on growing and keep on dividing, तब इस फॉर्म में आपको ये cyst दिखेंगे. So ये इसके बारे में बताया हुआ कि it often remains asymptomatic for many years and
उसके बाद है कि ये अलग अलग ऑर्गन्स में पाया जाता है। स्प्लीन में हो सकता है, लिवर में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में, बोन्स में, कहीं भी, और इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन ब्रेन और आईज एज वेल। ठीक है, तो ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है एंड उसमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। एंड if if that cyst ruptures during the growth period, बहुत बड़ा हो गया, अगर पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या था बॉडी में, अगर वो सपोज रप्चर कर गया, तो मे बी उस पर्सन को एक एनाफाइलेक्टिक शॉक मिल जाए, एलर्जिक शॉक जिसको बोलते हैं, एंड उसकी इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है। तो इसमें बताया हुआ कि हाइड्रेटिस दे आर स्लो ग्रोइंग एंड दे कैन बी 2 to 3 centimeter पर ईयर ये ग्रो कर सकते हैं। फाइनली वी हैव द लैब डायग्नोसिस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लैब डायग्नोसिस के लिए वी कैन डू एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। अगर स्किन है तो स्किन में जॉन्डिस की कंडीशन दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड एक जैसे स्पाइडर वेन्स नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी कलर वेन्स दिखने लग जाती हैं, वैसी वेन्स दिखने लग जाएंगी। एरिथीमा हो सकता है, मीन्स के बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस और रैशेस टाइप रिएक्शंस हो सकते हैं। एंड जो लीवर या किडनी का जो इंटरेक्शन का सिस्टम है, दैट इज पोर्टल वेन के थ्रू जो होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगी एंड वो ब्लड की प्यूरिफिकेशन नहीं होगी। सो ऐसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। देन अदर आर के एलर्जिक रिएक्शन, जो मैंने अभी बोला कि अगर वो सिस्ट बर्स्ट हो जाए, देन एलर्जिक रिएक्शन कैन बी सीन ड्यू टू द cyst leak and it can be due to the anaphylaxis shock. एंड एब्डोमेन के अंदर ये डेवलप कर रहा है, दैट इज हाइपेटोमेगाली, मतलब बड़ा होना किसी चीज का, और वो लीवर या कुछ भी बड़ा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। So that is named, and splenomegaly means कि स्प्लीन का साइज बड़ा हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट। लंग्स में क्या होएगा, ये एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, साउंड आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी सी अजीब सी, तो ब्रेथ साउंड अफेक्ट होंगे। एंड द बोन टेंडरनेस, अगर बोन्स इन्फेक्ट होने स्टार्ट हो जाए ड्यू टू द सिस्ट, देन बोन्स जो हैं बोन टेंडर हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी टूटने लग सकते हैं। अगर कोई गिर जाए तो बहुत जल्दी टूट सकती हैं उसकी बोन। देन देयर इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो आप जितने वर्ड आप याद कर सको और अंडरस्टैंड कर सको आप कर सकते हो। तो इसमें अगर बाइल डक्ट है जो जो कि गॉल ब्लैडर बाइल प्रोड्यूस करता है, अगर उसमें डक्ट में सिस्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन प्राइमरी हिपैटोमा, हिपैटिक डिजीज, मतलब के जो लीवर है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में इनडाइजेशन हो सकती है सिस्ट की वजह से। एंड देन है कि ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज पहले तो लैब वालों को ये पता होना चाहिए कि वो पर्सन की हिस्ट्री क्या है, वो कहीं पे गया था, कहीं ऐसी जगह पे गया हो जहाँ पे एक्सपोजर हो शीप्स का, डॉग्स का, या ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे वो एंडेमिक हुआ था, ऑलरेडी इट वाज एग्जिस्टिंग देयर। अगर उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, देन वो सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज की डायग्नोसिस की जाए। देन उसकी सीटी स्कैन हो सकती है, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआई, दीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट द सिस्ट। एंड अगर सिस्ट का डिटेक्शन हो गया कि है तो है, लग रहा है कि सिस्ट तो है, पर ये नहीं पता कि वो इस पैरासाइट की वजह से सिस्ट बना है या कहीं और भी बॉडी में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उसकी वजह से है, तो उसका सीरोलॉजिकल टेस्ट कंफर्म किया जाता है फॉर डायग्नोसिस, फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस, कि हाँ ये प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही पता चलता है कि ये पैरासाइट की वजह से सिस्ट था। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में है कि रूटीन हेमेटोलॉजी होती है, उसका ल्यूकोसाइट लेवल, इओसिनोफिलियम, ये सारा उसकी परसेंटेज डिटेक्ट की जाती है। देन देयर इज वन केसोनीज इंट्राडर्मल टेस्ट, वो टेस्ट करते हैं फॉर चेकिंग दैट कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक
अगर उसको आया तो फिर पता लग सकता है कि इस पर्सन को किस एलर्जन की वजह से, अगर वो सिस्ट रप्चर हुआ था तो उसकी वजह से हो सकती है प्रॉब्लम। देन इज इम्यूनोलॉजिकल सीरोलॉजी, मीन्स कि उसमें प्राइमरी टेस्ट लग सकते हैं ये वाले, ये सारे इम्यूनोलॉजी के टेस्ट होते हैं। इसमें है इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, एलाइजा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ऑल दीज ऑल टेस्ट आर फॉर द इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज की प्रेजेंस एंड एब्सेंस चेक की जाती है। देन इनिशियल तो ये करते हैं, इनिशियल आर दीज वन, बट कंफर्मेशन कैसे होती है? कंफर्मेशन के लिए हायर स्पेसिफिक टेस्ट लगते हैं, जिसमें इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेशन टेस्ट लगाए जाते हैं, और ताकि ये पता लग सके कि उनका कोई क्रॉस रिएक्शन ना हो टीनिया सोलियम की वजह से, क्योंकि अब ये जो हम डिजीज आगे करेंगे उसके भी कई कंडीशंस, अगर नर्वस सिस्टम में कोई सिस्ट ग्रो कर रहा है तो उसके सिम्टम्स इसके सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं। दैट्स व्हाई हम उसको कंफर्म करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि सिटी स्कैन में तो सिस्ट ही शो करना है, उसने ये नहीं बताना कि किसकी वजह से वो सिस्ट बना है। ठीक है। देन ये है वो तो प्राइमरी टेस्ट है। सेकेंडरी लेबोरेटरी टेस्ट आर इम्यूनोब्लॉटिंग एंड देयर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डीएनए की डायरेक्ट डीएनए से ही प्रूव कर सकते हैं कि उसका डीएनए जो है वो किस पैरासाइट के साथ मैच करता है जो अंदर सिस्ट के अंदर वो ग्रो कर रहा है। Then calcified cysts are can be determined by X-ray, X-ray कर सकते हैं चेस्ट की। Then also अल्ट्रासोनिफिकेशन, ये एडवांस्ड स्टेज वाली अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है, जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन सिस्ट की हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। Then is cystic cyst icercosis, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं cyst icercosis, and it is caused by the infection of the tapeworm Taenia solium का जो लार्वा है उसकी इंफेक्शन की वजह से होता है। उसमें कोई दूसरा था ना, आइकोनोकोकस ग्रेनुलोसस था, लेकिन सिस्ट आइसरकोसिस जो है ये इंफेक्शन होती है बाय द लार्वा फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम। ये टेपवर्म है, ये आपने पहले भी शायद इसका लाइफ साइकिल पढ़ा हो। आई विल जस्ट गो थ्रू इन अ वेरी शॉर्टकट में आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे होता है। तो इसमें जो सिस्ट हैं वो कॉज होते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं न्यूरोसिस्ट आइसरकोसिस, एंड इसके जो भी signs and symptoms are they are dependent they depend basically on the number, कि कितना ज्यादा नंबर है तो उतने ही ज्यादा सिम्टम्स हाई फाई वाले सिम्टम्स होने लग जाएंगे। अगर कम नंबर है अभी ये टेपवर्म के लावा का तो सिम्टम्स शो ही नहीं होंगे। तो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि सीधा नर्वस सिस्टम में है या अभी कहीं ब्लड में है या किसी और ऑर्गन में है। देन साइज, स्टेज, so these all make a very important role in showing the signs and symptoms of that disease. फिर है कि इसमें जो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिजीज इन्फेक्ट करता है तो उसमें सीजर्स की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो जिसको बोलते हैं कि दौरे पड़ गए हैं, तो वैसी वाली चीज इसमें आएगी। लेकिन हर एक को ये नहीं पता होता कि टीनिया सोलियम की वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं या कोई ब्रेन में ही प्रॉब्लम है। So this will be cleared by only the lab diagnosis of this disease. So you can read a few other things के क्या क्या और कहाँ कहाँ पे अक्सर हो सकती हैं, मसल में, स्केलेटल में, और स्केलेटल मसल में भी जा सकते हैं, आईज में, स्किन में, हार्ट में, तो ये सब इन्फेक्ट कर सकते हैं और भी ऑर्गन को। So its transmission is basically by the eating of undercooked pork. Pork मतलब पिग का जो मीट होता है, पिग का, अगर वो ह्यूमन ईट करें तो ये फॉर्म हो सकता है, ये डिजीज कॉज हो सकता है। एंड अगर वो अंडरकुक्ड है तो उसमें सपोज इट इज हैविंग वाइबल दोज लार्वे फॉर्म्स ऑफ टीनिया सोलियम, तभी ये डिजीज हो सकता है। अगर उसको अच्छे से कुक किया गया हो तो वो जितने भी टीनिया सोलियम के लार्वे फॉर्म्स हैं, एग्स हैं, वो खुद एडल्ट फॉर्म है, वो सारी की सारी ऑलरेडी मर जाएगी।
तो इसलिए जो भी मीट है उसको अंडर कुक नहीं करना चाहिए। तो इसमें है कि जब भी वो पिग पास ऑन करता है अपने फीकस में, वो स्टूल सैंपल कंटेमिनेट कर देता है बहुत सारे फूड आइटम्स को, चाहे वो मीट है, चाहे फूड है, चाहे कहीं और पड़ा है, कहीं भी पानी है, उसको अगर ह्यूमंस कंज्यूम कर लें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन अगेन इसमें दो लाइफ साइकिल चलते हैं। डेफिनेटिव होस्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स है, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म है दैट इज बोथ ह्यूमन एंड पिग्स इसमें। देन टेपवर्म का और उसके बहुत सारे वो लिखे हुए हैं फीचर्स के, उसमें सिस्ट कहाँ बनता है, कैसे अटैच होता है, उसके फीचर्स हैं। दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट यू शुड नो के हाउ इट गोज ऑन। देन देर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स, दो डिफरेंट फॉर्म्स में ये डिजीज एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ह्यूमन टेनियासिस और ह्यूमन cysticercosis। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें है कि इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन होती है और इसमें एब्डोमिनल पेन, डायरिया और नॉजिया होता है। लेकिन अगर ये ह्यूमन सिस्टाइकोसिस हो जाता है तो इसमें है कि गैस्ट्रिक एसिड जो भी है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता ऑन्कोशेयर को, जो इसका एम्ब्रियोज हैं, एग्स एग्स से जो एम्ब्रियो बनते हैं उस टीनिया सोलियम के, उसको गैस्ट्रिक एसिड डाइजेस्ट नहीं करेगा और वो ऑलरेडी एज इट इज दी बॉबल क्रॉस कर जाएगा एंड दे विल फर्दर मूव टू द मसल्स और ब्रेन और आई, और वहां पे जाके ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जाता ये इंटेस्टाइन के थ्रू ही है। एंड दिस इज द साइकिल विच इज शोइंग कि पिग्स में कैसे होता है, क्या होता है, फिर ह्यूमंस इन्फेक्ट कर लेते हैं बाय ईटिंग अंडर कुक्ड फूड, फिर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे अटैच होता है, फिर वो एनवायरनमेंट में पास कर देते हैं अगेन। सो दिस साइकिल गोज ऑन, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। देन इज इन मसल्स में भी हो सकती है, तो मसल्स में और नर्वस सिस्टम में, तो ये बहुत खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। इसमें आर्म, चेस्ट और जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है। एंड इट्स क्लिनिकल सिम्टम्स आर दैट के अगेन कि अगर तो उसका नंबर कम है तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो, इट इज अ स्लोली ग्रोइंग मास, मतलब वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और धीरे धीरे ही सिम्टम्स अपने शो करने स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसके जो नेक्रोटिक लार्वे है वो भी अपने धीरे धीरे वो सिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे बिकम कैल्सिफाइड मतलब कैल्शियम का उनके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फोकल स्कारिंग, मतलब एक जगह पे उसका रुकना, उस जगह पे वो बैठ जाएगा और वहां पे एक बहुत बड़ा सिस्ट बनना शुरू हो जाएगा। देन दिस विल रिजल्ट, अगर ये नेक्रोटिक लार्वे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और वहां पे ये ग्रो कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो वो फोकस हो जाएगा एक सीजर्स का, मतलब वो आपको दौरे पड़ने लग जाएंगे उस पर्सन को। ठीक है, तो इसमें और पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि हाँ या दो कैल्सिफाइड सिस्ट दे आल्सो रिलीज सम एंटीजन, वो कुछ कुछ एंटीजन रिलीज करते जाएंगे, ड्यू टू दिस एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी बॉडी में एंड दैट एंटीबॉडीज कैन बी डिटरमिन्ड इन द लैब ओनली। ठीक है, तो लैब में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट लगा के, सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं उसको, तो उसकी लैब में डायग्नोसिस हो सकती है इजीली। so this is the diagnosis part that डायग्नोसिस में टिपिकली अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी तो इमेजिंग होएगी, एमआरआई स्कैन होएगा, सीटी स्कैन होएगा, जो भी होना वो तो होएगा ही, बट साथ के साथ सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एक तो उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो किसी और हाई रिस्क एरिया में ट्रैवल किया था वो पर्सन, या उसने कोई ऐसा फूड कंज्यूम किया हो, सपोज वो किसी और कंट्री में विजिट किया, उसने किसी कॉन्फ्रेंस में गया हो और वहां पे ऐसा फूड बना हो, उसने ईट कर लिया और वो बीमार हो गया। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। देन उसकी क्लिनिकल उसके सिम्टम्स चेक करने हैं कि सिम्टम्स किस चीज से मैच करते हैं। देन
उसकी जो CNS इमेजिंग है वो करनी है। सपोज कई बार क्या होता है कि CNS इमेजिंग जो है वो नेगेटिव आ जाती है, अब लेकिन सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि उसकी बॉडी में या उसके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसे मतलब उसके एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीजन प्रेजेंट हैं जो कि धीरे धीरे जाके कैल्सीफाई होने स्टार्ट हो सकते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो उसको पहले भी अगर सिम्टम्स का पता चल गया तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी कुछ नहीं इमेज में शो कर रहा, लेकिन उसके सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव हैं तो ट्रीटमेंट टाइम पे उसको मिल सकती है एंड वो जल्दी ही ठीक हो सकता है। देन देर इज वन मोर MRI स्कैन, तो मैंने अभी बताया था ये होता है, दिस इज द बेस्ट इमेजिंग टेक्निक और उसके साथ बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती है। देन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, दैट इज CT स्कैन, इट इज सुपीरियर टू MRI ओनली। एंड यहाँ इसमें क्या हो सकता है कि जितने छोटे छोटे भी अगर सिस्ट बने हुए हैं, कैल्सिफिकेशन हुई हुई है किसी भी जगह पे, उसको भी ये डिटर्मिन कर सकता है। एंड अगर नर्वस सिस्टम में ही देखना है, ओनली इन द नर्वस सिस्टम, देन MRI इज मच बेटर देन द CT स्कैन। लेकिन CT स्कैन बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए डिटर्मिन करने के लिए बेटर है। देन इसकी जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जैसे उसमें लगाने हैं, जैसे पहले बताए थे कि इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस है और ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं और एलाइजा है। ऑल दीज टेक्निक्स आर सिमिलर इन ईच डायग्नोसिस ऑफ एवरी डिजीज। हर एक की डायग्नोसिस के लिए ऐसी ही टेक्निक्स लगती हैं। अगर हमने सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाने हैं तो उसमें सब में एंटीजन और एंटीबॉडी ही डिफरेंट होएगी। मतलब एंटीजन बॉडी में है तो भी डिटर्मिन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एंटीबॉडी, और अगर एंटीबॉडी बॉडी में है तो जो स्टैंडर्ड एंटीजन है बाहर पड़ा हुआ है वो सीरम में एंटीबॉडी के साथ पेयर कर जाएगा, सो इट विल डिटर्मिन द सीरोलॉजी ऑफ द बॉडी, सॉरी सीरोलॉजी ऑफ द डिजीज के कौन सा डिजीज कैसी कैसी एंटीजन बना रहा है और कैसे एंटीजन कौन सी एंटीबॉडीज को बॉडी में एक्टिवेट कर रही हैं। ठीक है, तो ऑल द डायग्नोसिस एंड ऑल द टेक्निक्स, जितने भी डिजीजेस की डायग्नोसिस है ये सब की ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन अगर सिस्ट वगैरह की बात करें तो इसमें हमें दोनों टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, स्कैन भी करना पड़ता है और सिम्टम्स भी चेक करने पड़ते हैं, और सेकेंडली उसकी सीरोलॉजी भी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका बारे में लिखा है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोट्रांसफर ब्लॉक करते हैं ये। इट इज मॉडिफाइड टेक्निक ऑफ ELISA ओनली, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएस्से का। देन इम्यूनो ब्लॉट टेस्ट इज आल्सो प्रेफर्ड, ये भी प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज इट इज मोर स्पेसिफिक। ये CDC प्रेफर्ड बाय CDC लिखा हुआ है कि ये एक सेंट्रल डिजीज कंट्रोल बोर्ड है, तो उन्होंने ये सारे टेस्ट रिकमेंड किए होते हैं। ठीक है, तो दैट इज आई टुक द डेटा फ्रॉम दिस देयर वेबसाइट ओनली कि वो क्या कैसे और क्यों यूज करते हैं। देन उसमें ये सारा लिखा हुआ था कि यही सारे टेस्ट वो यूज करते हैं एंड दे रिकमेंड दीज टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज द सिम्टम्स व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, so this is the whole topic which was left, and I'll share with you the document only, और आपने इसको पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है then you can ask me any question at any time. So please revise this topic and the whole parasitology unit which is left. Okay, is it fine? Yes, ma'am.